औरंगी टाउन में फायरिंग से मां के जाम बहक और बेटे के जख्मी होने का वाकया है। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अफजल, बताइएगा पुलिस का क्या बताना है इस हवाले से? जी देखिए, पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंची है, वाकयाती शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर ये वाकया डकैती मुज़ाहिमत का शाखसाना मालूम होता है, लेकिन दिगर पहलुओं पर भी तहकीकात की जा रही है, क्योंकि जो मुल्जिमान थे वो घर से कोई सामान लेकर नहीं गए। ताहम जो जख्मी शख्स है उसका कहना है कि लूट मार की नीयत से रात को उनके घर के अंदर डाकू दाखिल हुए हैं और जैसे ही इन्होंने मुज़ाहिमत की और डाकू को पकड़ने की कोशिश की है, उसने फरार होते हुए फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक जबकि उसका बेटा जख्मी हुआ है। पुलिस दिगर पहलुओं से भी इस मामले पर तहकीकात कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लियारी एक्सप्रेस वे पर ताजिर से पुलिस एहलकारों की लूट मार का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाकये में मुलविस एहलकारों की निशानदही अभी नहीं हुई है। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अफजल। नेपियर थाने में इस वाकये का मुकदमा ताजिर की मुद्दईयत में दर्ज हुआ है और जो ताजिर नफीस है उसके बयान के मुताबिक लियाकताबाद से वो मोटरसाइकिल पर लकड़ी खरीदने टिम्बर मार्केट आया था और वापसी में जो है उसके साथ बावर्दी एहलकारों ने पहले उसे चेकिंग के लिए रोका। कागजात ना होने पर उससे वो एक खुफिया मुकाम पर ले गए, जहां पर ले जाकर उन्होंने उससे 1,70,000 रुपए लूटे और उसके बाद जो है वो उसको वहां पर असला दिखाकर उसे डराया धमकाकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद ये पुलिस के पास पहुंचा है और इसने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि ताहाल जो मुलविस एहलकार हैं उनकी निशानदही नहीं हो पाई, ताहम मुकदमा दर्ज होने के बाद वाकई में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वफाकी वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बोसीदा निज़ाम है। हमारे इदारे सुस्त हैं, पॉलिसियों का तसलसल नहीं। हमें निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। SIFC में मुझे उम्मीद की किरण नज़र आती है। SIFC में पॉलिसियों का तसलसल और एजेंडा है। निगरान हुकूमत ने पॉलिसी इस्लाहात की जिम्मेदारी पूरी की है। हुकूमत का सबसे बड़ा मसला इस वक्त एक बोसीदा निज़ाम है, जो कि ऑफ कोर्स हमारे इदारे प्रोसेस सिस्टम्स जो हैं वो स्लो हैं, ब्यूरोक्रेटिक हैं, उसमें बहुत इनर्शिया है, उसमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं, और ये वो फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। एक मुझे उम्मीद की किरण नज़र आती है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में कि एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है, एक एजेंडा है जिसको आगे चलाया जा रहा है। हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं वो सारे बैक्ड हैं बाय पॉलिसी, लेजिस्लेशन, फंडिंग फ्रेमवर्क्स, और जो इस दफ़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी इंटरिम गवर्नमेंट पे, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल पे, कि लॉन्ग ओवरड्यू पॉलिसी रिफॉर्म्स किए जाएं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं, ताकि आने वाली हुकूमत इन चीज़ों को तेज़ी से आगे लेके चल सके और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सके। तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम इक़दामात इस तरह से किए गए हैं कि ये इनमें लॉन्जेविटी भी रहे, इसमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी भी रहे और आने वाली हुकूमत इसको आसानी से आगे भी ले। अल्लामा मसूद रहमान के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान का सुराग लगा लिया गया है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी जुल्करनैन। उलमा सुन्नी कौंसिल के जो जनरल सेक्रेटरी थे अल्लामा मसूद रहमान, वो फायरिंग वाक़े में शहीद हो गए थे। ज़राए का ये कहना है कि मुल्जिमान का सुराग लगा लिया गया है। इस वाक़े में 4 मुल्जिमान जो हैं वो मुलविस निकले हैं। बताया गया है कि रावलपिंडी से जो है मुल्जिमान ने उनका पीछा शुरू किया था और फिर गौरी टाउन में आकर उन्होंने फायरिंग की। 2 मुल्जिमान का जो है काम था कि उनकी रैकी करना है, जबकि 2 मुल्जिमान का काम था फायरिंग करनी थी और उसमें वो कामयाब हुए। और बताया गया है कि 4 जो मुल्जिमान हैं इनका ताल्लुक एक कालेदम मजहबी जमात से है। मजीद जो है इस हवाले से तहकीकात को बढ़ाया गया है। एक फुटेज जो है इस्लामाबाद पुलिस को मिली थी, उससे उनको लीड मिली और उस तक वो मुल्जिमान को उन्होंने कहा कि जी हमने ट्रेस कर लिया है। मजीद जो है अंदर चंद दिनों में मजीद इनको कामयाबी भी मिल जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर यह है कि आम इंतखाबात मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा। आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिलालुर रहमान ने ये करारदाद जमा कराई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जाहिद मशवानी से जानते हैं। जाहिद, क्या लिखा है करारदाद में? सेनेटर हिलालुर रहमान की जो करारदाद है इसमें कहा गया है कि मुल्क में सर्द तरीन मौसम और बर्फबारी के मनफी असरात सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पर सुबह खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में जारी इंतखाबी मुहिम पर जो है इसके एक जो है वो मनफी असरात हैं और शहरियों को साजगार माहौल जो है वो इस हवाले से फराम नहीं हो रहा वोट डालने से। और इस तरह जो वोट
کی جو پولنگ ہے اس پر بھی اثرات مرتب ہوں گے. الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 8 فروری کو جو انتخاب ہو رہے ہیں اس کے لیے اس کی بجائے موضوع کوئی اور تاریخ جو ہے وہ مقرر کی جائے اور یہ انتخابات ملتوی کیے جائیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں کہا گیا ہے کہ عوام امیدواروں اور اس حوالے سے جو احساس محرومی اور خاص طور پر سابق فاٹا کے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے سیکورٹی کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہیں وہ ملتوی کیے جائیں اور موضوع تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے. جی ٹھیک ہے، آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. زاہد مشوانی، عام انتخابات ملتوی کرنے کی ایک اور قرارداد سینٹ میں جمع کرائی گئی ہے. یہ قرارداد سینیٹر ہلال الرحمان نے جمع کروائی ہے. اس سے پہلے سینیٹر دلاور خان کی جانب سے بھی انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد پیش کی گئی تھی اور وہ بھی منظور کر لی گئی تھی کثرت رائے سے. یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کا متن یہ ہے کہ قرارداد سرد موسم، برفباری اور سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر دائر کی جا رہی ہے. NA-46 سیالکوٹ سے ریحانہ ڈار کو جھولا اور PP-46 سے ڈرل مشین کا نشان الاٹ کیا گیا. ریحانہ امتیاز کے وکیل نے کہا قومی اور صوبائی نشست پر الگ الگ نشان الاٹ کرنا ناانصافی ہے، دونوں حلقوں سے ایک نشان الاٹ کیا جائے. اس حوالے سے RO کو درخواست دی تھی، اب ہائی کورٹ میں درخواست دیں گے. PP-46 سے PTI امیدوار روبا ڈار کو نٹ کا نشان الاٹ کیا گیا. حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کے لیے تجاویز ارسال کر دی گئی ہیں. حکومت کو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے تک کمی کی تجویز. انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی انجم. جی بالکل، یہ رد و بدل کی تجاویز بھیجی گئی ہے. فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 5 روپے تک کی کمی کی تجویز بھیجی گئی ہے، جبکہ 1 لیٹر پیٹرول 267 سے کم ہو کر 262، جبکہ فی لیٹر ISP کی ڈیزل میں 2 روپے کے اضافے کی تجویز دی گئی ہے. 276 سے 278 روپے 21 پیسے ہو جائے گا. مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 3 روپے سستا کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح لائٹ اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 75 پیسے کمی کی تجویز ہے. اس طرح لائٹ ڈیزل 165 روپے 75 پیسے سے کم ہو کر 174 روپے کرنے کی تجویز ہے. درآمدی فیول ریفائنریز نے لاگت کے جائزے کے بعد یہ تجاویز بھیجی ہیں. حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان 15 جنوری کو کرے گی اور ریفائنریز کی جانب سے یہ اور درآمدی فیول کی لاگت کے جائزے کے بعد تجاویز بھیجی گئی ہے، جس سے عمل درآمد کل رات کو حکومت فیصلہ کرے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. متنازع فیصلوں کے باب میں ایک اور اضافہ ہو گیا. رہنما PTI بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل بھی دائر کریں گے. تکنیکی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا جس سے بہت مایوسی ہوئی. جن 14 لوگوں کی بات ہوئی وہ PTI کے ارکان نہیں تھے. کورٹ کے غیر مقبول اور متنازع فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے. اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے. اس فیصلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے. ہمارے سارے کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے. اس سے کرپشن کی ابتدا ہوگی. 14 درخواستیں 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق پر باری ہوئی ہے. جس 14 بندوں نے درخواستیں دیے ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کبھی رہا نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی کا اس بنیاد پہ ختم کرنا کہ اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے وہ بھی غلط، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر اپنے الیکشن کے لیے منتخب کرائے. یہ بہت ہی ٹیکنیکل بنیاد ہے. سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت کے دوران بیرسٹر گوہر کے گھر پر پولیس چھاپے کا تذکرہ. بیرسٹر گوہر سماعت چھوڑ کر گھر روانہ ہوئے. واپس آ کر عدالت کو احوال بھی بتایا. بیرسٹر گوہر نے گھر کے اندرونی مناظر بھی جاری کیے. کہا میری اہلیہ، بیٹے، بھتیجے اور ملازم پر تشدد کیا گیا. پولیس اہلکار کمپیوٹر اور دستاویزات لے گئے. سارا سامان بھی توڑ دیا گیا. اس پہ مارے یہ سارا دکھا. اس بچے کو آپ کڑیاں لگائی ہے. آپ کو آپ کڑیاں لگائے؟ نہ اولی ما تاجولی بیا فایاس تھا ہمارے زیو والوں جامعی اس لولی. یہ دیکھو میرے بیٹے کو مارا ہے. اس کی ماں کی میری مسز کی موبائل بھی لے گئے، اس کے موبائل بھی لے گئے، ڈاکومنٹ بھی سارے لے گئے، سارا کچھ توڑا ہے. یہ دیکھیں ٹی وی کو مارا ہے. ریئلی؟ یس. یہ دیکھیں. کالی کھانسی کے پھیلاؤ کے خدشات. قومی ادارہ صحت نے وفاقی اور صوبائی محکمہ صحت کو ہنگامی مراسلہ لکھ دیا. جہانگیر خان اپڈیٹ کیجیے. ادارہ صحت نے وفاقی اور صوبائی محکمہ صحت کے نام ہنگامی مراسلہ لکھتے ہوئے انہیں آئندہ چند ماہ کے لیے خبردار رہنے کی تاکید کی ہے.
और साथ ही कहा है कि काली खांसी पर फैलाव रोकने और तदारुक के लिए पेशगी इक़दामात यकीनी बनाए जाए। मुल्क भर में काली खांसी के केसेस साल भर रिपोर्ट होते हैं और आइंदा चंद माह काली खांसी के केसेस में इजाफे का खदशा है। काली खांसी केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर लोड भी बढ़ेगा, क्योंकि सरमा के इख्तिताम और बहार के आगाज पर काली खांसी केसेस में नुमाया इजाफा होता है। ये ऐसा मर्ज है जो बआसानी एक से दूसरे फर्द को लाक हो सकता है, लिहाजा शहरी जो है वो हंगामी तौर पर न सिर्फ वैक्सीनेशन का अमल यकीनी बनाए, बल्कि इसके हवाले से जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही है, खुसूसी तौर पर दीगर जो मुश्तबा मरीज है उनसे फासला रखा जाए, जबकि बच्चे जो है उनको भी खुसूसी तौर पर काली खांसी का जो बचाव का जो वैक्सीन है वो लगवाया जाए। बहुत शुक्रिया जहांगीर। आम इंतखाबात के सिलसिले में मुल्क भर में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का मरहला मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन आज अपनी फहरिस्त वेबसाइट पर अपलोड करेगा। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जाहिद हुसैन से। जी जाहिद। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद अब इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का अमल में मुकम्मल किया जा चुका। रात गए रिटर्निंग अफसरान की तरफ से उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिल सका और पीटीआई के उम्मीदवार अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी अमल में सामने आएंगे और ये जो एदाद शुमार आज सामने आएंगे, मालूम हो सकेगा कि मुल्क भर में उम्मीदवारों की कुल तादाद है वो कितनी और कितनी सियासी जमातों के कितने उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। ये तमाम एदाद शुमार आज आरओ की तरफ से इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये डाटा आज जारी कर दिया जाएगा और कहा गया है कि शेड्यूल के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। अब इंतजार है 8 फरवरी के दिन के पोलिंग के लिए कि पोलिंग के लिए बाकी क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं और क्या माहौल सामने आता है। FIA ने PTI की सेनेटर फलक नाज चित्राली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी बाबर। पीटीआई की सेनेटर फलक नाज जो है एक गैर मुल्की प्रवास के जरिए EK615 के जरिए दुबई रवाना हो रही थी कि FIA की जानिब से इन्हें त्यारे से ऑफलोड किया गया। FIA हुकाम के मुताबिक इनका नाम स्टॉप लिस्ट में है। फलक नाज के जो करीबी जराए हैं उनका ये कहना है कि फलक नाज को 3 से 4 घंटे जो है ओपन एरिया में बिठाया गया है और इसके बायस इनकी तबीयत भी खराब हुई है। ताहम इनको अभी जो है बैरून मुल्क जाने से रोका गया है। ताहम अभी तक ये एयरपोर्ट पे मौजूद है और FIA हुकाम के मुताबिक इनका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस का मुबैना छापा, SHO मारगला समेत 5 अफसरान को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया। अजहर फारूक आगा कीजिए। बैरिस्टर गौहर के घर जो मकामी पुलिस की जाने के हवाले से इतलात थी उस पर इंक्वायरी हुई है। 13 जनवरी को दोपहर के वक्त ये पेश आया था वाकया और ये बताया गया है कि एक मुखबिर की इतला पर इश्तिहारी की तलाश में ये पुलिस पहुंची थी और मज़कूरा घर जो कि बैरिस्टर गौहर का था वो उस हवाले से जब पुलिस को बताया गया तो वो पुलिस वापस चली गई। ये जो इंक्वायरी सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने घर पुलिस जाने की शिकायत की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका वाक़ई का नोटिस भी लिया था और IG पुलिस को भी तलब किया था। चुनाचे इस हवाले से इंक्वायरी हुई और डॉक्टर हसफर नासिर ने DPUCT को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर तफसीली रिपोर्ट 3 दिन में जमा कराने की अहकाम जारी किए थे। 6 अफसरान बशमूल SHO मरगला को ताहुक्म मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि इंक्वायरी अमल में लाई जा रही है और ये भी बताया गया है कि कानून की खिलाफवर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ये भी कहा गया है कि इस हवाले से कोई भी अगर इतला हो तो वो पुलिस को बर वक्त जो है उस हवाले से आगाह किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अजहर फारूक। पंजाब में शदीद धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे समेत मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, M3 को फैजपुर से दरखाना तक, M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक, M5 को शेरशाह से रहीम यार खान तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। शहरियों को मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से इज्तनाब बरतने की हिदायत की गई है। मुल्क के शुमाली इलाके यकबस्ता हवाओं की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने आज कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बेशर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। पंजाब, KP के बेदानी और बलाई सिंध के इलाकों में सुबह शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। कराची वाले आज छुट्टी का दिन सर्द हवाओं के साथ गुजारेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम आज भी सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि रात के वक्त ठंड में इजाफे का इम्कान है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से।
کراچی والے آج چھٹی کا دن سرد ہواؤں کے ساتھ گزاریں گے، جبکہ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا جو موسم ہے وہ سرد اور خشک رہے گا۔ شہر کا موجودہ جو درجہ حرارت ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے 89% ہے۔ اس وقت جو ہوا ہے شہر میں 5 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں جو مشرق سے چل رہی ہیں، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ رات کے اوقات میں شہر بھر میں مزید سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ جی، لاہور میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ صبح سویرے دھند کا راج ہے، جبکہ موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے خواجہ رمضان مجید سے۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ اس وقت بھی شہر لاہور میں سرد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور دھند کا سلسلہ بھی برقرار ہے، جبکہ شہر لاہور میں درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو اس وقت شہر کا درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور خون جما دینے والی اس وقت سردی پڑ رہی ہے، جبکہ پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے اور پنجاب کے دیگر میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں بھی ہیں، جس کی وجہ سے موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ چند روز تک سردی کی شدت اسی طرح سے برقرار رہے گی اور دھند کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، جبکہ آئندہ چند دنوں میں بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس سے مزید سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جی، آرو فیصلہ برقرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ عابد خان آگاہ کیجیے۔ لاہور ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی اور عدالت نے ریٹرننگ افسر کا اور ٹریبونل کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے یہ درخواست مسترد کر دی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو یہ بتایا کہ این 127 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے، گاڑیاں جو ہے وہ گوشواروں میں شور نہ کرنے کا جو ہے وہ اعتراض عائد کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ گاڑیاں پہلی گفٹ یا فروخت کر چکے ہیں، ان کی رجسٹریشن ٹرانسفر کے لیے محکمہ ایکسائز کو درخواست بھی دے رکھی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک گاڑی چوری ہوگی جس کی ایف آئی آر بھی درج ہے اور ایک گاڑی جس نے خریدی اس کا بیان حلفی بھی جمع کرایا گیا، مگر اس کے باوجود ریٹرننگ افسر نے درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ریٹرننگ افسر اور جو ٹریبونل تھا اس کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اعجاز چودھری کی درخواست مسترد کر دی۔ بہت شکریہ عابد۔ پی ٹی آئی وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ تاریخ ہی اب فیصلہ کرے گی۔ پی ٹی آئی کے امیدوار اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ اگلا مرحلہ 8 فروری کا الیکشن ہے۔ اسٹریٹجی ہم نے بنا لی ہے، فکر کی بات نہیں ہے، ہم نے تیاری کی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام امیدوار بھرپور انداز میں میدان میں اتریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی کو بلہ دیا تھا اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کے اس کو ریجیکٹ کر کے تو بلہ پی ٹی آئی سے چھین لیا ہے۔ تاریخ اس فیصلے پہ فیصلہ کرے گی۔ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اب آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑیں گے۔ پارٹی ابھی تک رجسٹرڈ ہے اور یہی فیصلہ اناؤنس کیا گیا ہے، اس میں پارٹی کو نہیں چھیڑا گیا، صرف سمبل کی بات ہے۔ 8 فروری کا دن لوگ سب آ کے پی ٹی آئی کے لیے انشاءاللہ ووٹ کریں گے، اگلی حکومت ہم بنائیں گے۔ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نظریاتی کے درمیان مبینہ معاہدے کی کاپی سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی ذرائع نے دونوں جماعتوں کے درمیان معاہدے کی تصدیق کر دی۔ معاہدے کے مطابق بلے کا نشان برقرار رہا تو دونوں جماعتیں بلے کے اس پر الیکشن لڑیں گی۔ بلے کا نشان چھین لیا گیا تو دونوں جماعتیں بلے باز کے نشان پر الیکشن لڑیں گی۔ جہاں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا وہاں پی ٹی آئی نظریاتی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ معاہدے کے تحت پی ٹی آئی نظریاتی 7 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ اختر اقبال ڈار تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہیں تو شامل کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نظریاتی کے عہدیداروں کے لیے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایات ضروری ہوگی۔ کوئی بھی ممبر پی ٹی آئی میں آئے تو نظریاتی ڈی سیٹ کی کارروائی نہیں کرے گی۔ دونوں جماعتوں کے درمیان معاہدہ 30 دسمبر 2023 کو ہوا۔ اسٹیج پر موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ شرکاء سے خطاب کریں گے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر موجود ہے اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو
मैं बलोचिस्तान के सरजमीन पे खड़ा होकर बलोचिस्तान के अवाम के दरमियान में खड़ा होकर इस्लामाबाद को एक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम चारे सूबे से ताल्लुक रखने वाले अवाम इस्लामाबाद में बैठे वाले हुक्मरान के किरदार से खुश नहीं है। पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि जिसको आपने इससे पहले 3 दफा वजीर आजम बनाया था और जो आप आज भी कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान के अवाम पे, बलोचिस्तान के अवाम पे उस शख्स को चौथी बार मुसल्लत करने का कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तान के अवाम ये फैसला नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। पाकिस्तान के अवाम, बलोचिस्तान के अवाम, इस नसीराबाद के अवाम उस शख्स को अपना नुमाइंदा नहीं मानते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी डेरा मुराजमाली में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि अवामी हुकूमत बनाएंगे। बलोचिस्तान के अवाम उस शख्स को पहचानते हैं, जान चुके हैं। एक दफा जब आपने सबसे पहली बार उसको मुसल्लत किया था तो तब भी उसने बलोचिस्तान के अवाम पे हक पे डाका मारा। दूसरी दफा आपने उसको मुसल्लत किया था। कौन सा मुंतखब करवाया? मुसल्लत किया था। तब भी उसने बलोचिस्तान के अवाम के हक पे डाका मारा। तीसरी दफा आपने मुसल्लत किया तो फिर आप ज़ेरी साहब से पूछे कि क्या आपका इज्जत किया या नहीं किया, क्या आपसे वफा किया या नहीं किया। हम किस खुशी में इस नाकाम को, 3 बार नाकाम शख्स को हम क्यों चौथी दफा मान ले? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। पाकिस्तान के जो इस वक्त मुश्किलात है, मानते, हम नहीं मानते। पाकिस्तान के जो इस वक्त मुश्किलात है, एक तरफ मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ एक बार फिर दहशतगर्द अपने सर उठा रहे हैं, तो तीसरी तरफ खारजा सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें पक रहे हैं। हमारा चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो
या भारत हो, हमारा ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और उसका नुकसान मेरा बलोचिस्तान के अवाम, मेरा पख्तूनख्वा के अवाम, मेरा सिंध और बलोचिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। हमने उस जमात को 18 महीना का मौका दिया। आप क्या उसी शख्स को एक बार फिर वजीर खजाना देखने चाहते हो? आप मुझे बताएं, क्या बेरोजगारी में इजाफा हुआ है? तो हमें फिर ऐसे जमात चाहिए जो 3 नस्लों से गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, जो 3 नस्लों से इस बलोचिस्तान के, इस पाकिस्तान के गरीब अवाम के खिदमत करते आ रहे हैं। हम में और उनमें फर्क ही यही है कि वो हुकूमत में आते हैं तो अमीरों को रिलीफ दिलवा के गरीबों को तकलीफ, अवाम को तकलीफ दिलवाते हैं। जब पीपी का हुकूमत बनती है तो हम पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के गरीब को, पाकिस्तान के किसान को रिलीफ पहुंचाते हैं। हुकूमत में आते हैं तो अमीरों को रिलीफ दिलवा के गरीबों को तकलीफ, अवाम को तकलीफ दिलवाते हैं। जब पीपी का हुकूमत बनती है तो हम पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के गरीब को, पाकिस्तान के किसान को रिलीफ पहुंचाते हैं। इनका अगर ये 5वीं दफा आपका वजीर आजम बन गया तो आज से लिख ले कि अगले 5 साल बलोचिस्तान में तरक्की नहीं होगा। बलोचिस्तान के अवाम लावारिस रहेंगे। अगर पीपी का हुकूमत बनता है तो आपका वजीर आजम होगा, आपका हुकूमत होगा। मेरे पास जो मंशूर है, इंतखाबी मंशूर है 2018 के इलेक्शन की, 2024 का इलेक्शन के लिए मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा है। ये 10 नुकात मेरा पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि इंशाअल्लाह ताला इस शहीदों के जमात के साथ दे, तीर पे थप्पा लगा के चारों सूबों में मेरे उम्मीदवार को मुंतखब करे तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी का आपसे वादा है कि मैं वो तमाम 10 के 10 नुकात पे इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद करके महंगाई का मुकाबला करूंगा, गुर्बत का मुकाबला करूंगा और बेरोजगारी का मुकाबला करूंगा। मेरे 10 नुकात क्या है? मेरा पहला वादा आपसे ये है कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाए। मैं आपके तनख्वाह, आपके आमदनी को उसमें इजाफा सिर्फ नहीं, मैं डबल करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं तो इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान भर, पाकिस्तान के गरीब अवाम को
300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। आप पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं, जियाला वजीर आला बनाएं, जियाला वजीर आजम बनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं मुफ्त तालीम और मुफ्त सेहत के इदारे हर इजला में बनाऊंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाऊंगा, चारों सूबों में बनाऊंगा। मैं इंशाअल्लाह ताला नसीराबाद में यूनिवर्सिटी भी बनाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं नसीराबाद में यूनिवर्सिटी भी बनाऊंगा। आपको खैरपुर की गंबद या सकल की NICVT जाने को जरूरत नहीं होगा। मैं इधर आपके लिए मुफ्त इलाज के इदारे, इधर आपके लिए मुफ्त तालीमी इदारे बनाऊंगा। आप को याद है कि कायदे अवाम ने किसानों को जमीन का मालिक बनाया। कायदे अवाम ने मुल्क भर में 5 मरहला स्कीम दिया, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम दी। अब हाल ही में तारीखी सैलाब आया, एक ऐसा कुदरती आफत था जिसके सबसे ज्यादा नुकसान बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के अवाम को हुआ था। आज तक हमारे सैलाब मुतासरीन तकलीफ में हैं। मेरे साथ हेलीकॉप्टर में नून लीग का वजीर आजम मेरे साथ इधर बलूचिस्तान का दौरा किया था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका सैलाब मुतासरीन इनका किरदार से खुश है या नहीं? मैं वजीर आजम नहीं, वजीर खारजा था, मगर वजीर खारजा होते हुए मैंने 1 साल के अंदर ही अंदर जो मैंने वादा किया था सिंध के सैलाब मुतासरीन के साथ कि मैं आपको घर बना के दूंगा, मैं 20 लाख घर बना रहा हूं सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए। मैं उनका पक्का घर दे रहा हूं, उनके खवातीन को मालिकाना हुकूक दे रहा हूं। ये काम बलूचिस्तान में, मेरा नसीराबाद में क्यों नहीं हुआ? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं, वजीर आला बनाएं, वजीर आजम बनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं बलूचिस्तान के अवाम के लिए, बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए मैं पक्का घर भी दूंगा, उनको मालिकाना हुकूक भी दूंगा। अगर उनका घर रियासत की जमीन पे था तो फिर मैं उनको मालिकाना हुकूक मैं रियासत से लेके उन गरीब खातून का नाम करवाऊंगा और उनको वो मालिकाना हुकूक दिलवाऊंगा। और अगर किसी सरदार का जमीन पे था तो मैं उस सरदार से छीन के गरीब तरीन औरतों को मालिकाना हुकूक दिलवाऊंगा, इनको पक्का घर दिलवाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भर में 30 लाख घर इसी तरीके से बनाऊंगा। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा के बारे में बलूचिस्तान में रहने वाले हर शख्स को बताना है कि आपने अगर अपना किस्मत को तब्दील करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है। मैं इंशाअल्लाह ताला जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें ना सिर्फ इजाफा करूंगा, मगर मैं अपने बलूचिस्तान के गरीब तरीन औरतों को बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बिलासूद कर्जा दूंगा। आप अपना कारोबार करेंगे, आप अपना कारोबार करके अपना खानदान को भी गुर्बत से निकालेंगे और अपना किरदार पाकिस्तान की मईशत में भी आप अपना किरदार अदा करेंगे। मगर हम सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं,
पहले हमने पाकिस्तान के औरतों को माली मदद पहुंचाया। इंशाअल्लाह ताला इस बार मैं पाकिस्तान किसान कार्ड पाकिस्तान बेनजीर किसान कार्ड बना के पाकिस्तान के किसानों के लिए, नसीराबाद के छोटे छोटे किसानों के लिए, हमारे हारी के लिए मैं किसान कार्ड लेकर आ रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला माली मदद आपके जेब में मैं पहुंचाऊंगा। अब जो सब्सिडीज है वो बड़े बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े जमींदारों के पास नहीं जाएगा, मैं वही पैसा गरीब किसानों के जेब में डालूंगा। इंशाअल्लाह ताला हम किसान कार्ड के थ्रू एक ज़राई इनकलाब लेकर आएंगे। और आप सब जानते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान की मीशत का बैकबोन है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये नजरिया रहा है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। एक बार फिर हम ये काम करके दिखाएंगे। हम किसान खबर के साथ साथ जो मुल्क भर में मेहनत कश है, जो मुल्क भर में मजदूर है, आपके लिए हम इंशाअल्लाह ताला बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे। इसमें से हम मजदूरों को भी माली मदद पहुंचाएंगे। हम उनका पेंशन और तमाम सहूलत बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू उनको दिलवाएंगे। इसमें ये ना सिर्फ वो मजदूर जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मगर अगर वो ज़राई मजदूर हो, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर वो किसी दुकान में काम करे, किसी के घर में काम करे, इंशाअल्लाह ताला उनके पास बेनजीर मजदूर कार्ड होगा। उनको अपना मेहनत का सिला मिलेगा। चाहे पेंशन हो, जो बाकी मसले हो, वो मेरा मसला बन जाएगा, उनका मसला नहीं रहेगा। आखिरी जो मेरे दो, एक तो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे और यूथ मरकज लेकर आएंगे। यूथ कार्ड के थ्रू हम उनको माली मदद पहुंचाएंगे। एक साल के लिए जो गरीब तरीन लोग हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, उनको हम माली मदद पहुंचाएंगे। तालिबे इल्मों को हम स्कॉलरशिप्स पहुंचाएंगे, स्टूडेंट लोन्स पहुंचाएंगे। और अपने जो यूथ सेंटर्स है, इसमें इंशाअल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में हम यूथ सेंटर बनाएंगे। वहां लाइब्रेरी भी होगा, वहां डिजिटल लाइब्रेरी भी होगा, ताकि मेरे नौजवान के पास वो कंप्यूटर और इंटरनेट और तमाम फैसिलिटीज हर डिस्ट्रिक्ट में हो। साथ साथ हम करियर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम स्किल्स की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, हम इंटरव्यू का ट्रेनिंग दिलवाएंगे और बलोचिस्तान के और पाकिस्तान के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे, इन इदारों के थ्रू दिलवाएंगे। आखिरी जो मेरा 10 नुकात का अवामी मुआशी मुआहिदा का वादा है कि हमने भूख मिटाओ प्रोग्राम भी यूनियन काउंसिल लेवल से शुरू करना है। कोई भी एक पाकिस्तानी भूखा नहीं सोना चाहिए। अगर भूख मिटाओ प्रोग्राम होगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भर के गरीब अवाम को ये सहूलत मिलेगा। साथियों, अब तो 2 जमात रह चुके हैं, 2 जमात इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो दूसरा ये मुस्लिम लीग है। अब आपने ये फैसला करना है, आपने अपना वोट को इस्तेमाल करके ये फैसला करना है कि क्या आपको वही पुरानी सियासत चाहिए या क्या आपको एक नई सोच चाहिए। क्या आपको वही पुराने सियासतदान चाहिए या क्या आपको कोई नए सियासतदान चाहिए। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल उसके हाथ में डालना चाहते हो जिसने 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह के आपका काम ना किया हो, या आप उस जमात को ये जिम्मेदारी दिलवाना चाहते हो
جس کا تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم پورا پاکستان کو اکٹھا کر کے آگے بڑھتے ہیں. ہم اپنی ذاتی جو خواہشات ہے اس کی وجہ سے الیکشنز یا سیاست نہیں کرتے. ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے، غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے الیکشنز لڑ رہے ہیں. یہ اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے. میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں تو صرف اس لیے تاکہ میں آپ کو بچاؤں، میں پاکستان کے عوام کو بچاؤں، میں پاکستان کا مستقبل کو ان سے بچاؤں. یہ کس قسم کا شہر ہے؟ یہ تو اپنے گھر میں چھپتے ہیں. یہ کس قسم کا شکار ہے کہ شہر جو ہے وہ گھر میں چھپا رہے جب تک ان کا مخالف کا کوئی اور بندوبست نہ کرے. یہ اس قسم کا مقابلہ یہ بزدلوں کا کردار ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی گھبراتے نہیں ہے. ہم پہلے بھی میدان میں تھے، ہم آج بھی میدان میں ہیں. ہم نے بائی الیکشنز میں ڈٹ کے مقابلہ کیا، انہوں نے بائی الیکشنز میں ڈر کے پیچھے بھاگے. ہم نے جنرل الیکشنز میں بھی ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. میں تو لاہور سے بھی الیکشن لڑ رہا ہوں. ان کا انشاءاللہ تعالی میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو ماروں گا. یہ تو آپ سے ڈرتے ہیں، یہ عوام سے ڈرتے ہیں کہ ہم باہر عوام میں نکلیں گے